हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो कंप्लीट करेंगे वो हमारा 3 फरवरी का इनसाइट करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो फिगर है वो कलिंगा आर्किटेक्चर है। ये एडिटोरियल में हम देखेंगे इसे। उसके बाद पेपर GS1 से लिंगराज मंदिर आया हुआ है जो उसमें गैर तोड़ फोड़ की गई है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। चोरा चोरी को 4 फेब को जो है 100 साल हो जाएंगे, उसके बारे में देखेंगे। गोवर्धन योजना के बारे में देखेंगे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद जो प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के जो रक्षा मंत्री है उनका सम्मेलन हुआ है चाइना की जो बढ़ती हस्तक्षेप है उसको रोकने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है लिंगराज मंदिर। तो एक इसमें चला जाएगा, आर्ट एंड कल्चर में चला जाएगा। ठीक है, यूनिट देख लेना। तो सबसे पहले देखिए लिंगराज मंदिर के बारे में। यह जो ASI है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसने 12वीं सदी का जो लिंगराज मंदिर था उसके आसपास जो बीडीए द्वारा जो तोड़फोड़ की गई है उसकी जांच कराने की मांग की है। ठीक है, बीडीए क्या है? भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, संबंधित प्रकरण का अगर हम देखें तो जो हमारा ये मंदिर है ASI के अनुसार वह लिंगराज मंदिर का संरक्षक है। ASI, ठीक है। यह मंदिर जो AMASR एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, इसके तहत इसे संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इनका कहना है AMASR कि आपको अगर 100 मीटर तक जो है कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसकी घोषणा निषिद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर मतलब आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, और 100 मीटर के बाद जो 200 मीटर है उसकी परिधि में अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत कार्य करना, तो वहाँ के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण और जो ASI है, ठीक है, उनसे अनुमति लेनी होती है। ठीक है, लास्ट ईयर फैब में मैं भी गया था, तो वहाँ पे उसके जो फ्रंट गेट था उसके सामने ही कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, मतलब JCB वगैरह चल रही थी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने अनुमति नहीं ली। इसके अलावा मंदिर के आसपास जो तोड़फोड़ करने से पहले स्थानीय नगर पालिका होती है उसके अधिकारियों से अनुमति लेनी होती है, वो भी नहीं ली गई है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें लिंगराज टेम्पल के बारे में, तो ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। उसके बाद इन्होंने जो सोमवंशी राजा ययाति केसरी, इनके द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है, पर कंप्लीट जो किया गया था वो गंगवंश द्वारा किया गया था इसे, लिंगराज टेम्पल को। यह लाल पत्थर से निर्मित है और वास्तुकला की जो कलिंग शैली है इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, इस मंदिर के उत्तर में बिंदु सागर झील है। ठीक है, इसके नॉर्थ में क्या है? बिंदु सागर झील। तो इसमें क्या है, तो इसको जो अंतिम जो है गंगवंश द्वारा कंप्लीट किया गया था। इसमें विष्णु की प्रतिमाएं भी मिली है, भगवान विष्णु की, जिसकी स्थापना संभवतः 12वीं शताब्दी में पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने वाले जो गंग शासक थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है वो गंग शासकों ने बनवाया, इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद देखिए ये फिगर दे रखा है कलिंग आर्किटेक्चर का, जिसमें कि ये जो है श्राइन क्या होता है? मंदिर। श्राइन का मतलब गर्भागृह नीचे का पार्ट। ठीक है, रेखा डेउला ये ऊपर का पार्ट है। अबोव श्राइन जो मंदिर के ऊपर का पार्ट है। ठीक है, डेउला एक तरह से हम कंप्लीट मंदिर को भी कई बार डेउला कह देते हैं। एक वेस्ट बंगाल में जगह भी है वैसे डेउला। ठीक है, उसके बाद डेउला हम इस स्ट्रक्चर को भी कह सकते हैं और हम पूरे मंदिर को भी डेउला के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? खाखरा डेउला। ठीक है, इसे खाखरा डेउला कहा गया। उसके बाद पीढ़ा डेउला, ये छोटे वाले जो है। ठीक है, कमोडिटी हॉल भी बोलते हैं, जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती थी। एक्सिस वेस्ट ईस्ट। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है वेस्ट और ईस्ट की। ठीक है, उसके बाद प्रीलिम्स फैक्ट। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल था लिंगराज वाला, ये इंडियन एक्सप्रेस से था। उसके बाद नेक्स्ट है चोरा चोरी शताब्दी समारोह। ये भी GS पेपर 1 से है। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो चोरा चोरी में क्या हुआ था? हालांकि ये चोरा चोरी किसी UPSC एस्पिरेंट को बताना एक तरह से बेईमानी होगी। मतलब ये आपको खुद ही आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ लिया होगा अब तक 4-5 बार, अगर आप फर्स्ट टाइम भी दे रहे तो भी। ठीक है, तो 4 फरवरी 2021 को जो चोरा चोरी कांड है इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस घटना के बाद जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया था, मतलब। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये चोरा चोरी कांड था क्या? जो हमारा आधुनिक उत्तर प्रदेश है, जिसे पहले संयुक्त प्रांत कहते थे, इसका गोरखपुर में ज़िले में जो चोरा चोरी है वहाँ पे घटित हुआ था। ठीक है, इस घटना के दौरान असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले
प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिस पर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बाद में फिर उन्होंने जो है उनका जो स्टेशन था, थाना था, उसमें उसको जला दिया था, ठीक है। उसमें जो उसके जो कर्मी थे काम करने वाले पुलिस के थाने में, वो भी मर गए थे, ठीक है। इस प्रतिक्रिया में हिंसा के सख्त खिलाफ महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर स्थगित कर दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में अभी फिगर के थ्रू भी हम देख लेंगे एक बार। तो ये फिगर थोड़ा जो है धुंधला दे रखा है, ब्लर हो रखा है। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन था, NCM, उसने ओपन ए न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। इट वॉज बिगिनिंग ऑफ द गांधीयन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। अबाउट द मूवमेंट, अगर इस मूवमेंट के बारे में बात करें तो द मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, दोनों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, वॉज द फर्स्ट नेशन वाइज मास प्रोटेस्ट, ठीक है। ये पहला जो नेशन वाइज मास प्रोटेस्ट था जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिपेंडेंस। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम सितंबर 1920 टू 19 फरवरी 1922, ठीक है। इट वाज द एम टू रेजिस्ट जो ब्रिटिश रूल था इन द इंडिया थ्रू अहिंसा, ठीक है। अहिंसा के थ्रू उन्होंने जो ब्रिटिश रूल था उसको रेजिस्ट किया था, ठीक है, उसको रोकने का प्रयास किया था। गांधी जी एश्योर्ड दैट स्वराज वुड बी अचीव्ड इन 1 ईयर, 1 साल में ही जो है स्वराज प्राप्त कर लिया जाए, इफ़ हिज नॉन कोऑपरेटिव प्रोग्राम वाज फुली इम्प्लीमेंटेड, जो उनका असहयोग आंदोलन था वो फुली अगर यूज़ हो जाता, इम्प्लीमेंट हो जाता, ठीक है। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो रोलेट एक्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, ब्रिटिश जो थे उन्होंने इम्पोज किया सेंसरशिप, मतलब रोकना एक तरह से, ऑन द प्रेस एंड परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ठीक है। बिना किसी ट्रायल के जो डिटेंशन सेंटर था एक तरह से, मतलब लोगों को पकड़ के और जेल में डाल देना, ठीक है, उनके ऊपर अत्याचार करना, उसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। रोलट ने रिकमेंड किया था दैट ब्रिटिश टू कंटिन्यू दीज रूल्स आफ्टर, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाए उसके बाद भी इसको यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग मैसाक्रे हो गया था, है ना, 13 अप्रैल 1919 में। द मूवमेंट टुक ए हाइक आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसाक्रे इन 1919 व्हेन द ब्रिटिश ऑफिसर जो जनरल डायर था लेड ए ट्रूप एंड किल्ड 400 इनोसेंट इंडियन को मार दिया गया, इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली, जो बड़े थे। उसके बाद खिलाफत इशू हुआ। तो खिलाफत इशू क्या था? द वर्ल्ड वॉर 1 वाज आई वन हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, ठीक है। ऑटोमन टर्की इसमें हार गया था, एंड देयर वर र्यूमर दैट द हार्श पीस ट्रीटी, जो उनकी शांति संधि हुई थी वो काफ़ी हार्श थी, उस वाज गोइंग टू इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्परर, जो खलीफा था जो ऑटोमन एम्परर का, उसके ऊपर इसे इम्पोज किया गया था। टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर्स, एक खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919, 1919 में बॉम्बे में ये खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। तो उसके बाद आफ्टर ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, इतनी सारी घटनाओं के बाद गांधी जी रियलाइज दैट देयर वर नो प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एनी फेयर ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, मतलब उनके हाथों की तरफ देखने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। सो ही प्लान टू विड्रॉ द नेशन कॉपरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश का सहयोग था उसको ख़त्म करने का इन्होंने निर्णय लिया। फेजेस ऑफ मूवमेंट की अगर बात करें, किन किन फेजेस में चला? द मूवमेंट वाज टू बी नॉन वायलेंट एंड टू बिगिन विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब बॉयकॉट मतलब ख़त्म कर देना सिविल जो सर्विसेज थी, कोर्ट थे, आर्मी थी, पुलिस, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स थे, फॉरेन गुड्स, एंड इवेंचुअली रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, और टैक्सेस देने से भी मना कर दिया था, ठीक है। नॉन कोऑपरेटिव जो असहयोग आंदोलन था वाज एग्रीड टू बी बाय द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसको सपोर्ट किया, एट कैलकाटा इन सितंबर 1920 एंड लॉन्च दैट दिसंबर में से लॉन्च कर दिया 1920 में। इन 1921 द ब्रिटिश कन्फ्रंटेड विद द यूनाइटेड इंडियन फ्रंट फॉर द फर्स्ट टाइम जो 1921 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने कन्फ्रंट किया, मतलब एक तरह से आमना सामना किया, जो यूनाइटेड इंडियंस थे उनका, वाज विजिबली शेकन, और इसकी वजह से वो क्या हिल गए थे जो ब्रिटिश थे। बट ए रिवॉल्ट बाय द मुस्लिम मोपलाहा एट केरला इन अगस्त 1920 एंड ए नेशन ऑफ वायलेंट आउटब्रेक्स अलायम मॉडरेट ओपिनियन, जो मोपला मुस्लिम जो मूवमेंट हुआ था
उसकी वजह से जो है इसमें कहीं कहीं पे रुकावट आई असहयोग आंदोलन में। आफ्टर एन एग्री मॉब मर्डर्ड पुलिस ऑफिसर इन विलेज एट चोरा चोरी इन फैब, जो चोरा चोरी में कांड हुआ उसकी वजह से गांधी जी हिमसेल्फ कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, आप जो स्पेक्ट्रम है उसमें अगर इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा जी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? द मूवमेंट मार्क्ड द ट्रांजिशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फ्रॉम ए मिडिल क्लास टू मास बेसिस। ठीक है, द स्टेटस ऑफ सेल्फ, काफ़ी मतलब धुंधला रखा है इसमें। द स्टेटस ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट वाज नॉट अचीव्ड इन 1 ईयर एज प्रोमिस्ड बाय महात्मा गांधी, जो 1 साल में प्राप्त होना था वो उसकी वजह से नहीं हुआ। द एनसीबी वाज नो डाउट सस्पेंडेड बट इट हैज़ सर्व ए, द एनसीबी वाज नो डाउट सस्पेंडेड बट सस्पेंडेड हो गया था एनसीबी, नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड इट हैज़ सर्व्ड ए यूनिक पर्पस इन द प्रोसेस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम को जो कांग्रेस थी इसके बाद उसका जो अलग अलग पार्टियां बन गई थी, स्पेक्ट्रम में आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। विद द मूवमेंट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट रीच एवरी, तो इतना ही दे रखा है इसमें फिलहाल। ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे भी दे रखा है, कॉर्नर कंट्री एंड पॉलिटिसाइज एवरीवन। पॉलिटिसाइज एवरीवन मतलब वहाँ पे पार्टियाँ अलग अलग होगी, तो महात्मा गांधी जी इसके बाद जेल में चले गए थे, है ना, तो वहाँ पे पार्टी अलग अलग होने की वजह से जो है वहाँ पे इनकी आपस में विचारधारा मतलब अलग हो गई थी। ठीक है, इसके बाद इट वॉज द पॉलिटिसाइजेशन एंड एक्टिवाइजेशन ऑफ मिलियन ऑफ मैन एंड वुमेन विच इम्पार्टेड ए रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर टू द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो बस इसके लिए इतना ही ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना एक बार स्पेक्ट्रम में से साफ साफ। अगला टॉपिक है गोवर्धन योजना, जो कि जीएस पेपर 3 में आएगा, और इसकी यूनिट है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो होता है उससे संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। ठीक है, तो जो योजना है ये कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जो केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना है हेतु एक गोवर्धन एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, सरकार के अनुसार जल शक्ति मंत्रालय की जो गोवर्धन योजना है इसके तहत 5 साल में अगले 1 लाख करोड़ रुपए तक अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो योजना के बारे में अगर हम देखें तो जो जल मंत्रालय है उसके अधीन जो पेयजल और स्वच्छता विभाग है इसके द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, गोबर धन इसकी फुल फॉर्म क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग बायो एग्रो रिसोर्स धन। ठीक है, उसके बाद जो गोवर्धन है योजना की शुरुआत 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? जो जैव अपघटित कचरे है उसको संपीड़ित बायोगैस है। ठीक है, जो आप गांव वगैरह में देखते होंगे, जैसे जो भी जो डिस्पोज हो सकता है उसको हम एक कंटेनर में मिट्टी के अंदर ही डालते जाते फिर वो वहाँ से हम गैस को घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, बायोगैस संयंत्र आपने देखा होगा ना, तो वैसे ही जैव अपघटित कचरे को इसमें डाल के संपीड़ित बायोगैस बनाई जाती है, सीबीजी। इसमें परिवर्तित करके किसानों की आय में वृद्धि करना। इस पहल का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामुदायिक संपीड़ित बायोगैस है उन संयंत्रों की स्थापना करने हेतु जो उद्यमी होते हैं ना, मतलब अगर इससे बेनिफिट होगा तो अलग अलग जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो आके इसमें पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके लाभ क्या होंगे? भारत में जो मवेशियों की अगर संख्या देखें तो 300 मिलियन है, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। ठीक है, इन पशुओं से प्रतिदिन 30 लाख टन गोबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो बस इसमें अगर जो उद्यमी हैं वो आके एक बार इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे तो इसका यूज़ हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम जो है इसको संपीड़ित बायोगैस को बना पाएंगे। ठीक है, इससे और जो चीज़ें होंगी उन पे भार कम हो जाएगा, जैसे हम इससे बिजली भी बना सकते हैं ना, तो जो बिजली का यूज़ है उससे वो कम होगा, तो और चीज़ों पे भार जो है कम हो जाएगा पॉपुलेशन का। इस योजना के तहत जो किसान है उनके लिए गोबर और अन्य जो जैव अपशिष्ट है उसको मात्र कचरे के रूप में ना लेकर, मतलब ये उसे कचरा ना सोचकर आय के स्रोत के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए वो प्रोत्साहित होंगे। इससे जो ग्रामीण आबादी है उसको लाभ प्राप्त होगा। इससे गांव के स्वच्छ और साफ़ सुथरा, मतलब अगर हम गोबर का यूज़ कर लेंगे तो वहाँ से गोबर हट जाएगा, तो स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखना आसान हो जाएगा। पशुधन के स्वास्थ्य में भी इससे सुधार होगा, और जो खेतों की पैदावार होगी, मतलब जब आप जो गैस है वो बना लेंगे तो बाद में जो बच जाता है उसको खेतों में डालने से वो एक तरह से खरपतवार का काम करता है। ठीक है, तो उससे भी खेतों की पैदावार में क्या होगा? वृद्धि होगी।
खाना पकाने और रोशनी के लिए उपयोग की जाने वाली जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। मतलब गाँव में प्रोड्यूस करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इस योजना में तेल कंपनियों के लिए बाज़ार में स्थायी ईंधन आपूर्ति होगी। ठीक है, मतलब आप अगर जो तेल का यूज़ है वो कम कर देंगे तो उससे जो है ईंधन इसकी आपूर्ति क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। और उद्यमियों के लिए सरकारी योजना तथा बैंकों के माध्यम से सुलभ ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा ऐसा। तो बायोगैस साइकिल देखिए, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे उसको एक तरह से एनारोबिक डाइजेशन, मतलब बिना जो ऑक्सीजन है उसके यहाँ पे इसका इस संयंत्र में से रखा जाएगा जहाँ से बायोगैस प्रोड्यूस होगी। इसे फिर हम यूज़ कर सकते हैं बिजली बनाने में भी। जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है इसका, और इससे जब हम जलाएंगे तो इससे जो H2O प्रोड्यूस होगी, CO2 प्रोड्यूस होगी, जिसका हम खेतों में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो बस इसके लिए इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है आर्टिकल, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो ये आपने पढ़ रखा होगा। इसके बारे में एक मेरे पास PDF है, वो मैं शाम तक जो है अपलोड कर दूंगा ग्रुप में। उसमें सभी जो विश्व जो रामसर जो साइट्स हैं उनकी डिटेल दी गई है। ठीक है, उसमें से पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे देखिए, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए 2 फरवरी 2071 में इसे स्टार्ट किया गया था ईरान के रामसर शहर में। ठीक है, इसलिए इसका नाम रामसर समझौता भी इसे कहते हैं। इसमें आर्द्रभूमि पर रामसर पर हस्ताक्षर की 50वीं वर्षगांठ के रूप में इस बार मनाया जा रहा है, जिसकी थीम क्या है इस बार, आर्द्रभूमि जल, वेटलैंड वाटर संरक्षण। आर्द्रभूमि को वर्तमान में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत संरक्षित किया जाता है, जिनमें आर्द्रभूमि पर रामसर अभिशय और यूनेस्को का जो मैन ऑफ बायोस्फीयर, ये प्रोग्राम प्रमुख हैं। तो ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है, इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1971 में लॉन्च किया गया था बाय यूनेस्को, दैट एम टू एस्टेब्लिश ए साइंटिफिक बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ UN की है, एम्ड एट प्रमोटिंग एंड वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड द कल्चर। इसमें 193 मेंबर्स है, 11 एसोसिएट मेंबर है। ठीक है, इसको बनाया कब गया था, अच्छा इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस। ठीक है, और बनाया कब गया था, 1945 में यूनेस्को को। ठीक है, ठीक है, तो ये इसके क्या है, प्रमुख प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर और आर्द्रभूमि पर रामसर अभिसमय। आर्द्रभूमियाँ होती क्या हैं, एक तरह से जहाँ पे जब जल होता है, ठीक है, उसमें आके अगर भूमि मिल जाए तो इस पार्ट में जो भी बनेगा ना वो हमारी आर्द्रभूमि हो जाती है, वेटलैंड बोलते हैं जिसे। जिन स्थानों पर जलीय निकाय स्थल में मिलते हैं हम उन स्थानों को आर्द्रभूमि के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो आर्द्रभूमियों में जो मैंग्रोव और कच्छ भूमि, पीटलैंड, नदियाँ, झीलें, अन्य जलीय निकाय, डेल्टा बाढ़ के मैदान, वन क्षेत्रों में दलदली भूमि, धान के खेत और प्रवाल भित्तियाँ ये शामिल होते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्ति जैसे कोरल बोलते हैं जिन्हें। ग्रह के स्वास्थ्य हेतु आर्द्रभूमि का महत्व देखते हैं हम। ठीक है, विश्व की लगभग 40% प्रजातियाँ आर्द्रभूमि में क्या करती है, निवास करती हैं और इनमें ही प्रजनन भी करती हैं। आर्द्रभूमि जीवन की जो है नर्सरी होती है। लगभग 40% जो जीव आर्द्रभूमि में प्रजनन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी के फेफड़े भी बोलते हैं। और यह वातावरण के से प्रदूषकों को साफ करते हैं। आर्द्रभूमि जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये 30% भूमि आधारित कार्बन का भंडारण भी करती है। ठीक है, जो कार्बन होता है उसको इकट्ठा भी करती है 30%, जो कि अर्थ से निकलता है। आर्द्रभूमियाँ आपदा जोखिम को कम करती हैं, क्योंकि तूफान वगैरह आते हैं तो ये स्टार्टिंग में यही पड़ती है, तो ये इससे टकरा के जो है इनकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो भारत में अगर आर्द्रभूमियों की बात करें तो भारत की आर्द्रभूमियाँ जैव विविधता के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जो आर्द्रभूमियाँ, तो 42 स्थान अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ जिसे रामसर साइट्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये आइडेंटिफाई किए गए हैं दिसंबर 2020 तक। ठीक है, रामसर अभिसमय के बारे में अगर हम देखें तो ये जो है रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि संरक्षण को प्रोत्साहित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो कि कहाँ पे हुआ था, जो ईरान शहर है वहाँ पर एक रामसर नाम की जगह है,
ठीक है, वहाँ पर इसके हस्ताक्षर हुए थे 2 फरवरी 1971 को, इसलिए इसे रामसर समय भी कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर देखें तो इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों, विशेषकर जो जल पक्षी वास स्थल पर अभिसमय, मतलब कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस स्पेशली एज वाटर फ्लो हैबिटेंट, इसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है ये प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो हिंद महासागर है उस क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ बेंगलुरु में, जो ये आज आयोजित हुआ एरो इंडिया, इसके प्रदर्शन के दौरान भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र जो इंडियन ओशियन रीजन है इसके रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की जो है मेजबानी की गई। तो इस सम्मेलन का आयोजन जो है हिंद महासागर क्षेत्र, इसमें बढ़ती जो चीनी सैन्य प्रभुत्व है उसमें वृद्धि की पृष्ठभूमि के लिए किया जा रहा है। ठीक है, सम्मेलन का व्यापक विषय अगर देखें तो हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग, इसमें इंक्रीमेंट करना, वृद्धि करना। उद्देश्य क्या है इसका? हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि को बढ़ावा देने हेतु एक संस्थागत और सहयोगात्मक कार्य वातावरण में संवाद को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये इसी के लिए बस इतना ही है आज के लिए। तो इसके बाद 4 का देखते हैं, आज ही अपलोड कर देंगे। ओके, अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।